गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले सेशन में हम लोगों ने यूपी आरओ एआरओ 2017 प्री परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हल किया था। इस क्वेश्चन पेपर के कुल 60 प्रश्नों को हमारे द्वारा पिछले सेशन में हल किया गया था। आज इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ यदि आप इस क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। चूंकि यह 2017 का प्रश्न पत्र है तो इस लिहाज से इसका उत्तर होगा 21.54। लेकिन हमें बात करनी है वर्तमान परिदृश्य की। तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के कुल क्षेत्रफल का वनावरण कितना प्रतिशत है। आपका उत्तर होगा 21.67%। यदि प्रश्न आ जाए कि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पूछा जाए, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। उत्तर हो जाएगा 24.56%। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो ये तो हमने इन विकल्पों के आधार पर देख लिया। अगर पूछा जाए कि देश भर में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है, तब आप उत्तर करेंगे बिहार की है। बिहार में कितनी? 51.5%। बिहार के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद आता है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश देश का 5वां ऐसा राज्य है जहां पर महिला साक्षरता न्यूनतम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड, केरल, सिक्किम, मणिपुर। तो कमी आई है नागालैंड की जनसंख्या में। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। कितनी? -0.6%। ठीक है। इसके साथ सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? आपका उत्तर होगा किसकी है? मेघालय की है। ठीक है। ये हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। मेघालय की कितनी है? राज्यों में बात कर रहे हैं। राज्यों में मेघालय की सर्वाधिक है। कितनी जनसंख्या वृद्धि रही? नोट करेंगे, ये रही 27.9%। यदि केंद्र और राज्य, केंद्रीय शासित राज्य और राज्यों में दोनों में पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही दादरा एवं नगर हवेली की। कितनी? 55.9%। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगर ओवरऑल में पूछा जाए यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तो उसमें टॉप पर है जनसंख्या वृद्धि के मामले में दादरा नगर हवेली। ठीक है। और अगर केवल राज्यों की बात पूछी जाए तब आप उत्तर करेंगे कि मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम या मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा मणिपुर में साक्षरता सर्वाधिक थी। कितनी थी? 79.2%। ठीक है। मणिपुर के बाद नंबर आता है पंजाब का, पंजाब के बाद असम का, असम के बाद मध्य प्रदेश का। तो ये क्रम से लगा हुआ है। सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर ओवरऑल देश से पूछा था कि किस देश में सर्वाधिक साक्षरता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? केरल, मिजोरम और गोवा। ठीक है। इसे शॉर्ट में आप केमिगो भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर साक्षरता दर सर्वाधिक है। न्यूनतम किन राज्यों की है? तो नोट करेंगे बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। क्लियर हो गया? ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप में है। न्यूनतम किस में है? तो आप कहेंगे दादरा नगर हवेली में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? यानी बताना है कि नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो इसका उत्तर होगा 31.16%। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है या नगरीकृत है, तब आपका उत्तर होगा 22.27%। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष की 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था?
उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या तमिलनाडु में? तो आपका उत्तर होगा बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिकतम था, मैक्सिमम था। ठीक है, बिहार के बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के बाद केरल, केरल के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितनी है जनसंख्या घनत्व? तो आपका उत्तर होगा 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का भी याद रखेंगे क्योंकि अभी बीपीएससी एग्जाम आपको देना है, तो ये कितना है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको 4 राज्य दे रखे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों को अवरोही क्रम में आपको लगाना है, उनमें कितनी जनसंख्या पाई जाती है नगरीकृत वाली। ठीक है, तो सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, कितनी 5.08 करोड़। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल 2.9 करोड़। उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश 2.82 करोड़। और उसके बाद गुजरात आता है, गुजरात में 2.57 करोड़ है। तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, फिर है पश्चिम बंगाल। 3 और 4 किस विकल्प में है? विकल्प वी में है। तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। थोड़ा सा विस्तार से हमने इसलिए पढ़ा ताकि आपका एक साथ क्विक रिवीजन भी होता चले। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादक को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादकता नहीं, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से। तो बिल्कुल सही है, पौधे क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वो कहलाते हैं प्राथमिक उत्पादक। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है कथन। दूसरा स्टेटमेंट है, द्वितीयक उत्पादक कौन होता है? जो कि परपोषी होता है, जो कि दूसरों पे क्या करता है? निर्भर रहता है भोजन के लिए। तो मनुष्य क्या है? निर्भर करता है किस पर? पौधों पर। हालांकि जो मनुष्य है वो तृतीयक नहीं, उत्पादकता पूछा, सॉरी, इसमें उत्पादकता पूछा है। तो जो क्या लिखा है? द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादक से है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके गाय, हिरण, खरगोश आदि। तो आपका दूसरा वाला भी कथन सही है, इस लिहाज से आपका विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा का एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? कुछ निश्चित नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ऊर्जा हमेशा घटती है। आपने पढ़ा होगा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। क्लियर हो गया? यानी 1/10 ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर तक पहुंचती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में महानगरों की संख्या की प्रतिशतता कितनी थी? 31.16, 36.48, 42.61 या 49.12? तो जनगणना रिपोर्ट 2011 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने महानगर हैं? 53 महानगर हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 42.61%। ठीक है, कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 42.61% है। महानगर में कौन आते हैं? जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी। कितनी थी? 10% थी। हिमाचल प्रदेश के बाद नंबर आता है बिहार का, बिहार के बाद असम का, असम के बाद उड़ीसा का, और उड़ीसा के बाद नंबर आता है मेघालय का। इसमें अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दे रखा है। हालांकि आप जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें पढ़ेंगे तो मेघालय 5वें नंबर पर दे रखा है, लेकिन आपको केवल 3 ही याद रखनी है। 3 याद रखेंगे सफिशिएंट रहेगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य हैं गोवा। ठीक है, गोवा में 62.2% जनसंख्या है वो नगरीकृत है। उसके बाद आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है केरल। क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए, हमने अभी तो पढ़ लिया परसेंटेज के आधार पर, अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल का। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य
साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत के द्वितीय स्तर पर है? तो ये है आपका मिजोरम। महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोग दे पाए थे क्योंकि इसमें दो शर्तें पूछी गई थी। एक तो साक्षरता दर और नगरीकरण, दो शर्तों को यहाँ पर पूछा गया था। जो फुलफिल कौन कर रहा था? मिजोरम इसमें फुलफिल कर रहा था, मिजोरम ही इसका उत्तर था। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर इस मामले में मिजोरम दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? आपका उत्तर होगा गोवा है इस मामले में पहले स्थान पर। साक्षरता यहाँ पर है 88.7%, वहीं नगरीकरण है 62.2%। मिजोरम के बाद तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि देखी गई? तो ये देखी गई है 11.45% की वृद्धि। महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में खूब आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, गाजियाबाद। तो आपका उत्तर होगा गाजियाबाद में साक्षरता दर सर्वाधिक थी। इन विकल्पों के आधार पर आपका उत्तर गाजियाबाद है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के और टोटल जिलों में पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर की। कितनी? 80.12%। उसके बाद कानपुर आता है, फिर आता है आपका औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सेंसस से भी 3 से 4 प्रश्न आए हैं और कुल मिलाकर 11 से 12 इस क्वेश्चन पेपर में सेंसस के प्रश्न थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी अधिक महत्वपूर्ण है सेंसस को पढ़ना। अभी आप आगे देखेंगे यूपी स्पेशल के भी 12 से 13 प्रश्न आए हैं, तो प्रयास करिए कि सेंसस और यूपी स्पेशल पे आप अधिक ध्यान दें। अगला प्रश्न है, विश्व एवं भारत का भूगोल हमें पढ़ना है। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो ये है आपका पंजाब, ये प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करता है चावल का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक और दे रखी है आपको फसल, दूसरी ओर दे रखी है सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? जूट, चाय, गन्ना, रबर। तो बहुत आसान है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी है, ये विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करती है। तो और ये कहाँ पड़ता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका चाय। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है असम के द्वारा। गन्ना में उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं और आलू के उत्पादन में शीर्ष पर है। लास्ट बचा रबर, और रबर कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होता है? केरल में। रबर का रिसर्च सेंटर भी केरल में ही है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, बिल्कुल वही प्रश्न आ गया यहाँ पर। आपका उत्तर होगा गेहूं, आलू, गन्ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। अगौती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ खर्ट या फाल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। ये प्रश्न खूब आते हैं एग्जाम में और इनको आपको याद रखना है, ठीक है। जो पहला कथन है आपका कि गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही है। अगौती झुलसा आलू में पाया जाता है। झुंडकंड जो है वो जौ में नहीं बल्कि किस में लगता है? ये लगता है चावल में। फाल्स स्मट जो इसकी बाल होती है चावल की, धान की, ठीक है, उसमें ऐसे धूल के कण जैसे जमा हो जाते हैं, इसको बोलते झूठ कर लिया, फाल्स स्मट। उसके बाद उनमें दाने नहीं पड़ पाते हैं, धान भर नहीं पाती है। तो ये जो रोग है ये आपका इसमें सी ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो बाकी को आपको याद रखना है। ये आपके लिए एक प्रकार से एग्रीकल्चर के 3 इंपॉर्टेंट रोग तैयार हो गए। गेरुआ गेहूं, अगौती झुलसा आलू, खैरा धान में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण कह रहा है मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कथन और कारण दोनों अलग अलग सही हैं कि नहीं। तो पहले यही चेक कर लेते हैं। तो मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या करती है? अधिकतम जल धारण करती है। लेकिन जो इसके मृत्तिका के जो रंध्राकाश होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके कण ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इसी कारण ये क्या करती है? मृत्तिका अवशोषण कर लेती है, इस मिट्टी में लंबे समय तक नमी रहती है। तो जो आपका दूसरा वाला कथन है ये बिल्कुल गलत है। अगर ये भी सही होता
तब हमें क्या चेक करना होता है इस तरह के प्रश्नों में कि आपका जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चेक करने के लिए हम इसके बाद क्योंकि लगा देते हैं और दोनों ही कथन को एक साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा आर वाला गलत है, तो इसमें आपका उत्तर होगा विकल्प सी। ए सत्य है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। ये आप पढ़ सकते हैं महेश वर्णवाल से। महेश वर्णवाल में मिट्टियों संबंधित एक पूरा चैप्टर दे रखा है। अदरवाइज आप 9th क्लास की एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, उसमें भी मिट्टी का एक बड़ा सा चैप्टर दे रखा है, 8-10 पेजेस हैं शायद उसमें, और उसको आप विस्तार से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना जल धारण क्षमता किसकी सर्वाधिक है। तो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने मृत्तिका पढ़ा था कि उसमें क्या होती है, अधिकतम जल को वो क्या कर सकती है, धारण कर सकती है। तो पहला तो हमारा मृत्तिका वाला सही है, ठीक है, मृत्तिका जिसमें है पहले नंबर पर वही सही होगा, ये बाकी एलिमिनेट हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर बालू नहीं आती है, बालू में जल धारण क्षमता अधिक नहीं होती है। बालू जल्दी गर्म होती है तो फटाफट क्या करती है, वो उसको गैस बनाकर जल को बाहर निकाल देती है, लेकिन गाद में पानी देर तक रहता है। उसके बाद आती है बालू, ठीक है। तो मृत्तिका, गाद, बालू, इस प्रकार से अगर लॉजिक लगा के भी आप हल करेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। बांध दिए गए हैं, एक और दी गई है नदी, तो कौन सा बांध किस नदी पर है, ये आपको जोड़े मिलाना है। बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आसानी से हल कर लेंगे। दुलहस्ती, गांधी सागर, उकाई और तवा। तो तवा आपको याद आता है, तवा किस नदी पर है, तवा नदी पर है। उकाई किस नदी पर है, तापी नदी पर है। गांधी सागर ये किस नदी पर है, ये है चंबल। और दुलहस्ती ये किस पर है, ये है चिनाब पर। तो 2 ऑलरेडी इसमें मैच थे, 2 आपको मैच करने थे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर से जोड़े मिलाओ का है। एक और आपको घास के मैदान दे रखे हैं, दूसरी ओर दे रखे हैं उनसे संबंधित देश। पंपास, पुस्टैस, वेल्ड और डाउन्स। तो आप जानते हैं वेल्ड कहाँ पाया जाता है वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। डाउन्स कहाँ पर मिलते हैं, डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जो इजी है पहले उनको मिला लीजिए, ठीक है। उसके बाद बचता है पुस्टैस, तो पुस्टैस तो रटा होगा आपको हंगरी, पंपास अर्जेंटीना। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके साथ और कौन सा बच्चा जो याद कर सकते हैं, सवाना पूछा जाए तो पूर्वी अफ्रीका बता देंगे। स्टेपीज इसमें नहीं दिया, तो स्टेपीज किसमें पाया जाता है, मध्य एशिया या पश्चिमी रूस में। पेरी नहीं पूछा गया, तो पेरी तो हमेशा अमेरिका के लिए, उत्तरी अमेरिका के लिए आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। टर्सरी समूह, बिंद समूह, गोंडवाना समूह या धारवाड़ समूह। तो आप कहेंगे ये इसका उत्तर होगा धारवाड़ समूह। इस समूह में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, यही सब, ठीक है। और अगर पूछा जाए कोयला किन प्रकार की सेलों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गोंडवाना सेल तंत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, और एक बात और याद रखनी है, इनको क्रम से लगाना ज़रूर देख लेना आप एक बार। ये पूछा जाता है कि इनका फॉर्मेशन किस क्रम में हुआ था, परीक्षा में 1-2 बार आया है। फिर से आपको क्या करना है, अगले प्रश्न में एक और दे रखे हैं आपको राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी ओर दे रखे हैं राज, इनको सूची मिलानी है आपको, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, इंतानकी, बेतला, सिरोही, गुइंदी। तो इसमें आपको कौन कौन सा याद है, बेतला याद होगा, बेतला कहाँ पर है, ये है आपका बेतला झारखंड में, ठीक है। गुइंदी भी याद होगा, गुइंदी कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। गुइंदी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है गुइंदी। एक मिनट, ये गलत हो गया ना, गुइंदी तमिलनाडु में है। सिरोही कहाँ पर है, सिरोही है मणिपुर में। लास्ट बचा आपका इंतानकी, ये है नागालैंड में। याद कर लेंगे इनको। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह का प्रश्न खूब आता है एग्जाम में, हर 2-3 साल के गैप पे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और उसके बावजूद भी गलत होता है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि भूकंप मूल उत्तर होगा कि अधिकेंद्र उत्तर होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भूकंप की तरंगों का, भूकंप जहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ से तरंगें निकलना शुरू होती हैं, वो क्या होता है, उसका मूल होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, तो ये होता है आपका मूल, भूकंप मूल। जहाँ पर महसूस की जाती है धरती की, जिस सतह पर महसूस की जाती है धरती के ऊपर होता है आपका अधिकेंद्र, ठीक है। धरती के नीचे होगा फोकस, भूकंप मूल। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। धरती के नीचे क्या होता है, जिनको आता है वो चाहें तो आगे वीडियो को स्किप कर दें। धरती के नीचे क्या होता है, भूकंप मूल होता है। यहाँ से भूकंपी तरंगें निकलती हैं। जिस सतह पर
पृथ्वी की जिस सतह पर क्रस्ट पर जहाँ पर महसूस होती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। तो यहाँ पर पूछा गया है भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया था। तो अधिकेंद्र में जब भूकंप तरंगें आ जाती हैं, क्रस्ट पर जब महसूस होती है तभी तो उसको हम मापते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका एपिसेंटर अधिकेंद्र। तो आपका विकल्प बी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। और कौन सी ऊर्जा निकलती है भूकंप के दौरान? तो इससे निकलती है आपकी प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया है, प्रत्यास्थ। अगला प्रश्न है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में आपको सेट करना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो इस तरह के प्रश्न भी खूब आते हैं, तो आपको देख लेना है। अंडमान निकोबार के जितने द्वीप हैं उनको आप उत्तर से दक्षिण लगाकर क्रम उसका एक बार देख लेंगे। इंडोनेशिया के द्वीप आप देख लेंगे, इनको देखना है आपको वेस्ट टू ईस्ट क्रम में लगाना है, किसके बाद कौन सा आता है। उसके बाद इधर जितनी साउथ ईस्ट कंट्री हैं आपकी, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, इनको एक बार क्रम आप देख लेंगे, इनका क्रम क्या है, इनसे प्रश्न बनते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है जापान के 4 द्वीपों को आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है? सबसे उत्तर में द्वीप है आपका होक्काइडो, फिर होन्शू, फिर क्यूशू, फिर क्यूशू। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, HHSK है, होक्काइडो, होन्शू। ठीक है, बड़ा वाला पहले आएगा, होन्शू छोटा है लिखने में, तो ये बाद में आएगा, फिर शिकोकू और फिर क्यूशू। ठीक है, तो किसी का नाम इस तरह से बनता हो तो उसको आप सेट करके याद कर लें, याद बना रहेगा। अगला प्रश्न है चुक्किक माता निम्नलिखित में किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बहुत आसान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। चिली में पाया था चुक्किक माता और ये विश्व प्रसिद्ध है तांबे के लिए। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, किसका? तांबे का। ठीक है, अगर पूछा जाए चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप में से बहुत कम छात्र जो हैं वो आंसर करते हैं प्रश्नों का, लेकिन आंसर करना चाहिए। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची दी गई है, दूसरी 2 सूची दी गई है, इनको आपको जोड़े मिलाना है। सूची 1 में आपको पहाड़ियाँ दी गई हैं, दूसरे में दी गए हैं आपको राज्य। ठीक है, तो एक गारो, मिरी, कोल्लम मलाई और डालमा। डालमा आप जानते हैं कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है झारखंड में। कोल्लम मलाई ये पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, मिरी, अबोर, मिसमी ये सब कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में। और गारो, खासी, जयंतियाँ ये मेघालय में। अगला प्रश्न है भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है, वो तटीय राज्य हैं। तो कुल मिलाकर कितने राज्य हैं? ये हैं 9। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक पादप विविधता पाई जाती है। प्लांट्स की विविधता यहाँ पर पूछी गई है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है, इसमें आपको उष्णकटिबंधीय समुद्री वर्षा वन भी दिया होता तो आपका उत्तर यही होता। ठीक है, तब आपका उत्तर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं होता। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? जलमंडल, जीवोत, स्थल मंडल और जैव मंडल। तो सबसे बड़ा है आपका जैव मंडल। ठीक है, पृथ्वी के उस मंडल की बात की जा रही है जहां पर जीवन पाया जाता है और उसमें तीनों ही मंडल आ जाते हैं। जल मंडल आ जाएगा आपका, वायुमंडल आ जाएगा, ठीक है, स्थल मंडल आ जाएगा। ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जैव मंडल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आगे, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उस समय के, तो उस समय के महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि इसको आप याद रख सकते हैं। MiG-21 वाइसन लड़ाकू विमान अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन सी बनी थी? तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। याद रखेंगे, ये उस समय भले करंट अफेयर था पर आज ये GS के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अब हम चलते हैं अपने यूपी स्पेशल की तरफ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग हमने छोड़ दी है और करंट अफेयर्स छोड़ दी हैं। रीजनिंग आप स्वयं से हल करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पढ़ लेते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, ये बिल्कुल सही है, सुमेलित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है, बल्कि ये है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि भारतीय
चीनी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये है कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी कानपुर में है। तो आपका इसमें बी सुमेलित नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है, ये अवस्थित है वाराणसी में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2017 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय निम्न एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में या मथुरा में। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है मथुरा में। मथुरा और मेरठ हमेशा विकल्प में दिए रहते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन होता भी है, तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जनपद और मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनको भी आपको एक बार देख लेना है। तो ये नोएडा कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है। तो हम 18-19 का नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2020-21 का। 20-21 का नहीं, एक्चुअली हमें देखना चाहिए 21-22 का, लेकिन 20-21 का भी आप नोट कर लीजिए, कई बार पिछला भी पूछ लिया जाता है। तो 20-21 का तो आपको याद होगा, पिछले वर्ष आपने याद किया होगा, 5,12,860.72 करोड़ रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं याद करती हूँ, 5,12,860.72 करोड़। आप इसको चाहें तो उस तरीके से याद कर सकते हैं, जितना भी बन रहा हो ये। इस वर्ष 2021-22 में बजट कितना है, तो नोट करेंगे, ये है आपका 5,50,270.78। ठीक है, यानी 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। ठीक है, ये है आपका 21-22 का, और ये है उत्तर प्रदेश का बजट 20-21 का। ठीक है, कितना, ये है 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए। ये 20-21 का है, ये 21-22 का है। अब ये भी कभी कभी प्रश्न आता है कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें तो इस वर्ष का जो बजट है वह कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये अधिक है 7.29%। ठीक है, विगत वर्ष से अधिक है। क्लियर हो गया। ठीक है, और ये है, अगर संशोधित पूछा जाए कि संशोधित कितना अधिक है, तो संशोधित में नोट करेंगे, ये है आपका 32.68%। हालांकि संशोधित नहीं पूछा जाता है, केवल आप इतना याद रखिएगा कि जो 20-21 के बजट से कंपेयर करें 21-22 के बजट को, तो ये 7.29% अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ के अंदाज़ा लग सकता है आपको। ठीक है, इसके लिए किसी जानकारी की जरूरत नहीं है, सिंपल से कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग असहज हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश के लोग हिंदी वगैरह भी अच्छे से बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अन्य भाषाओं में असहज है। तो ये बात आपको गलत है। ये सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो लोक भाषा है ये भोजपुरी है, ये वाला बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से आपका इसमें कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ए सही है, किंतु आर गलत है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो ये है लखनऊ जनपद, ये सर्वाधिक उत्पादन करता है दशहरी आम का। लखनऊ में कौन, मलिहाबाद ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्षेत्र विशेष की बात करें तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर निर्यात का विकास केंद्र नहीं है। आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा या मेरठ। तो इलाहाबाद जो है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ठीक है, जबकि आपका आगरा, खुर्जा, मेरठ ये निर्यात विकास केंद्र है। आगरा से आप जानते हैं चमड़े के उत्पादों का निर्यात होता है, खुर्जा से मिट्टी के बर्तनों का, मेरठ से खेल के सामान का, जो गेंद बल्ला होता है, खासकर बैट होता है, इसका निर्यात खूब विदेशों में होता है। तो इलाहाबाद से ऐसा कुछ भी निर्यात नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदावधि है वह कितनी होती है। तो ये होती है अब 8 वर्ष। इसके 2012 के पहले ये 6 वर्ष थी, 2012 में संशोधन किया गया, इसे बढ़ाकर कर दिया गया कितना, 6 से बढ़ाकर कर दिया गया 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, कन्नौज इत्र का शहर है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसे लखनऊ में चिकन का काम हर घर में तो नहीं होता है, लेकिन चिकन का क्या है,
बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कन्नौज शहर में भी इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्नौज का हर निवासी केवल इत्र का काम करता है, और काम भी करते हैं, ठीक है। कुछ पुराने घराने हैं जो आज भी इत्र का निर्माण करते हैं, तो इसमें भी आपका सी वाला सही होगा, ठीक है। ए सही है किंतु आर गलत है। बहुत बोरिंग सा सेशन हो गया, राइट, स्लो पढ़ाया थोड़ा ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्या उद्देश्य है सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का? इसका उद्देश्य है औद्योगिक अनुमोदन को बढ़ावा देना, ठीक है। जो फाइल वगैरह, जो टेंडर वगैरह पास होते हैं उसमें बहुत समय लगता था, तो अब सिंगल विंडो क्लियरेंस बन गई, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की परमिशन लेने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे जो विभाग के मंत्री हैं वो एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, आप अपनी फाइल लेके जाइए, वहाँ से वो पास कर देंगे। कमियाँ होंगी तो आपको वापस लौटा देंगे कि आप इस कमी को पूरा करके आइए, ठीक है। तो इसमें उत्तर होगा आपका औद्योगिक अनुमोदन, केवल 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या बनारसी? तो आपका उत्तर होगा इनका जन्म हुआ था बनारस में, ठीक है। उस समय इनकी डेथ हुई थी गिरिजा देवी की 2016 में, तो इसी कारण ये प्रश्न उस समय कवर किया गया था। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को जमींदार रामदेव राय के घर में हुआ था। वे बनारस घराना की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में कौन सा है? तो एक बार एटलस उठा के पूर्वी, दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी सभी आप जिलों को देख लेंगे, कितने टच होते हैं अलग अलग राज्यों से, ये आप जरूर देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की मैपिंग को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रश्न का उत्तर बलिया है। और ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है कि कौन सा जिला लखनऊ से टच नहीं करता है, और उसमें विकल्प में उस समय बलिया दे रखा था। लेकिन बलिया और लखनऊ का जुड़ाव कुछ ऐसा है कि लोगों को लगता है कि बिल्कुल पड़ोस में ये जनपद होगा, और ज़्यादातर लोगों ने इसको एलिमिनेट नहीं किया था, ठीक है, जबकि उत्तर यही था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है, मुरादाबाद जो है आपका वो क्या है, पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो औद्योगिक केंद्र झांसी नहीं है, कानपुर दिया होता तो सही होता, तो ये आपका गलत हो गया, सी इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर? आपको बताना है काष्ठ नक्काशी के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो ये है आपका सहारनपुर, जो कि काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह के प्रश्न भी खूब आते हैं, इसका वीडियो बनाएंगे ओडोप का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, ठीक है। गोरखपुर ये टेरिकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, 2017 में इसको जीआई टैग भी दिया गया। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, कैंची उद्योग के लिए मेरठ, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना की गई इलाहाबाद में। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, हर एक जोन में अलग अलग सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। उत्तर वाला पड़ता है आपका कहाँ पर? उत्तर वाला जो पड़ता है ये पड़ता है आपका उत्तर केंद्रीय पड़ता है, सॉरी, उत्तर केंद्रीय कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। केवल अगर पूछा जाए उत्तर क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, वहाँ पर केंद्रीय शब्द ना दिया हो, तब आपका उत्तर होगा पटियाला। अगर पूछा जाए दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, दक्षिण क्षेत्र का कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होगा तंजावुर। और अगर पूछा जाए पूर्वी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तब आप उत्तर करेंगे ये है कोलकाता में। और पश्चिमी लास्ट में बचा, तो पश्चिमी कहाँ पर है, ये है उदयपुर में। समझ आ गया तो बढ़िया। अगला प्रश्न है और ये अंतिम भी है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट कीजिए निम्नलिखित कथनों के आधार पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है, हमने अभी पढ़ा। उत्तर प्रदेश में गन्ना, आलू और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, यानी इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कहाँ पर स्थित है गन्ना अभियांत्रिकी? लखनऊ में तो स्थित है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं, सर्वाधिक संख्या चीनी मिलों की कहाँ पर है? ये सर्वाधिक संख्या है आपके महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा किस विकल्प में दे रखा है? ये दे रखा है आपको सी विकल्प में, तो सी आपका सही है।
और आपका जो थर्ड वाला है वो इसमें थर्ड जो आपको ऑप्शन कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, वह गलत है। ठीक है, तो ये हमने कुल मिलाकर 140 प्रश्नों को आज कंप्लीट कर लिया और आप देख पा रहे हैं कितने अधिक क्वेश्चन आए हैं। लगभग 124 से 140 तक माइनस करिए कितने क्वेश्चन हुए। इतने सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आते हैं। तो यूपी स्पेशल साइंसेस और आप कवर करेंगे साइंस को। उसके बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है ज्योग्राफी पर। आप ज्योग्राफी को मैपिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट को पढ़ लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लीजिए, मेरे साथ ही लगा लीजिए। अगर मेरे साथ पढ़ना आपको ठीक नहीं लगता है तो आप इन PDF को डाउनलोड करके स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब पढ़ाती हूँ तो कुछ और पॉइंट्स को ऐड कर देती हूँ ताकि इन क्वेश्चन पेपर्स की क्वालिटी एनरिच हो जाए और ये आगामी परीक्षा में आपकी हेल्प करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया नहीं मैम पढ़ा पा रही हैं, बोरिंग लग रहा है, तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।